3 types of goods, yes. मैम स्पैसीफिक गुड्स, असर्टन गुड्स और अनअसर्टन गुड्स। मैम असर्टन ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਨਅਸਰਟਨ ਗੁड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਜਦ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮ ਚੋਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ। Okay, Devinder, anything else? हाँ जी देविंदर। और देविंदर बोल नहीं रहे बेटे, आवाज आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही थोड़ी प्रॉपर, फॉर्मेट करके कटी जाती। Give me 3 types of goods explained in section 6 of Sales of Goods Act. 3 ज्वाइन करा जी, कोई कट की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी दिलप्रीत। दिलप्रीत, certain goods, specific goods, uncertain goods. क्या कह रहे बेटा? Ma'am, 3 types of goods, certain goods, uncertain goods, specific goods. थर्ड की है? And specific goods. Ankita, explain them. Yes, ma'am. Explain them. Sorry, ma'am. पढ़िया नहीं? पढ़ने आ गई थी, ठीक है? वाला पढ़ दे रहे सारा। हाँ, पीछे पीछे रह जाएगा बेटा, है ना? ओके मैम। मेरे को लगता है आधे लोग तो गायब भी हो गए टेस्ट के नाम से। हाँ, see there are only 5 people now. मेरे को तो सीधे सीधे दिलप्रीत, अमन और अंकिता दिख रही। दिलप्रीत कहाँ हो बेटा? यस मैम। चलो एक्सप्लेन करो सर्टेन गुड्स। मैम सेकंड गुड बताइए बताइए। पढ़ा नहीं ना? चलो फिर आप आया कर दें। आई विल टेक द टेस्ट टुमारो, ठीक है? बट थोड़ा सा अपने पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कल। यस मैम। ओके मैम। दिलप्रीत आप म्यूट हो बेटे। मैम याद किया मैं। Good evening, ma'am. मैम आवाज तो नहीं आ रही। मैम थोड़ी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नो मैम। अब ठीक है? यस मैम। ठीक है, ठीक है बेटा। फिर मैं ऐसे करती हूँ, मैं कल टेस्ट लूंगी, बट सबने प्रिपेयर करके आना। ओके ओके मैम। यस मैम। स्टार्ट विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स। ओके ओके let me just share the PPT with you. Is it visible? यस मैम। विजिबल है ना बेटे? तो बेटा एक्चुअली
सबसे पहले तो हम ये जानते हैं दैट व्हाई द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आर बीइंग फॉर्म्ड। बना क्यों था ये एक्ट, इसके लिए लॉ क्यों बने थे? देखो, इन इफ आई टॉक अबाउट अर्लियर डेज, हम बहुत ट्रेवल करते थे बिजनेस के लिए या कहीं पे भी, राइट? स्लोली एंड स्लोली विद टेक्नोलॉजी एंड ऑल, लॉट ऑफ थीव्स, लॉट ऑफ रॉबरी हैव बीन स्टार्टेड हैपनिंग। बहुत रॉबरी, बहुत चोरियां होने लग गई, राइट? बहुत लोग भर भर के कैश लेके जाते थे बिजनेस करने के लिए, बाहर जाना पड़ता था, तो इसलिए वो बहुत चोरियों की वजह से इसको सेफ रखने की जगह पे, कैश ना देना पड़े, उसकी जगह पे हम कोई और चीज दे दें, जैसे कि चेक है या कोई प्रोमिसरी नोट है, राइट? तो उसको उसको कैसे वो कैश की फॉर्म में लागू होगा, उसके क्या रूल्स रहेंगे, राइट? जब हम डील करेंगे किसी के साथ, हम किसी को बताएंगे कि कैसे हमने वो पेपर यूज करना है। दैट इज व्हाई वी हैव फॉर्म दी legally it is formed the Negotiable Instrument Act 1881. Is it clear? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब एक्चुअली में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेटा ये होता है कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट है जो लिखा हुआ है, वर्बली नहीं है, लिखा हुआ, स्पेशली इट इज रिटन, जो गारंटी कर रहा है कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, हम कोई पैसा दे रहे हैं किसी और पर्सन को, किसी भी टाइम पे, किसी जगह पे, और ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब इसको एक बंदा लेके फिर दूसरे को आगे, फिर दूसरा तीसरे को आगे, ए बी टू सी, सी टू डी, ये आगे ट्रांसफर हो सकता है। जैसे हम कैश ट्रांसफर करते हैं वैसे ही जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो एक वो रिटन डॉक्यूमेंट है जो गारंटी देता है कुछ अमाउंट ऑफ मनी को ट्रांसफर करने की टू अ पर्सन, to any person, and it is not a verbal document, it is a written document. Clear है? यस मैम। Yes. तीन तरह के बेटा Ma'am. लॉ, यस, तीन तरह के मेजरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वन इज promissory note, second is bill of exchange, and third is check. So under Indian law section 30, it gives you the three definitions. Promissory note says, I promise to pay you 10,000 on this date. So Amandeep will promise to Ankita that she will promise to pay you 5,000 rupees on 18th of August. Is it clear? That is a promissory note. Bill of exchange is Amandeep is giving a direction to Ankita to pay to Anjali rupees 5,000 on this particular date. That is called bill of exchange. ठीक है। और तीसरा है हमारे पास चेक, जो हम किसको दे रहे हैं, हम वी आर गिविंग अ डायरेक्शन टू द बैंक टू पे टू somebody. So Amandeep is giving a check to the bank, suppose HDFC Bank, and giving a direction to pay to Ankita. Is that is clear? यस मैम। Yes, पहले ma'am. केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? पहले केस ਦੇ Yes, ਵਿੱਚ ma'am. अमनदीप ने प्रॉमिस ਕੀਤਾ कि ਉਹ डायरेक्टली पे करेगी 5,000 अंकिता ਨੂੰ, ठीक है। दूसरे Yes. केस ਦੇ ਵਿੱਚ अमनदीप ने किया कि अंकिता आपने अंजलि को पे करना है 5,000 रुपए। तीसरे केस में क्या हुआ, उसने बैंक को बोला कि अंकिता को पे कर दो, ये चेक दे लो, ठीक है। यस मैम। अब इसकी मेन फीचर्स क्या हैं? पहली बात मैंने आपको बताई, इट इज रिटन डाउन एंड साइंड, ठीक है। इट शुड बी अनकंडीशनल। जो ये है प्रॉमिसरी नोट, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लग सकता कि मैं आपको तब पे करूंगा जब ये हादसा होगा, या ये कंडीशन होगी, या ये रेन होगी, या शिप आएगी। ऐसी कंडीशंस हम कोई भी नहीं लगा सकते इस पे। इट शुड बी अनकंडीशनल। अगर इस पे कोई कंडीशन है तो प्रॉमिसरी नोट जो है वो वैलिड नहीं है। थर्ड थिंग इज मनी ओनली। ये जो एक लीगल करेंसी में होता है, आप ये नहीं प्रॉमिसरी लिखी, आप ये गुड्स ले दो। अमनदीप अंकिता को ये नहीं कहेगी कि मैं तुम्हें प्रॉमिसरी नोट पे लिख रही हूँ कि मैं तुम्हें ये सामान दूंगी, नहीं, या मैं ये तुम्हारी सर्विसेज करूंगी, नहीं। शी विल ओनली गिव अ मनी टू हर। फोर्थ इज एग्जैक्ट अमाउंट।
आपका एग्जैक्ट अमाउंट क्लियर होना चाहिए। कुछ मनी दूंगी, इतने सारे पैसे दूंगी, सो इट इज नॉट क्लियर। तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है 5000, 10,000, 1 लाख, कितने भी हो सकते हैं वो, ठीक। और पांचवा है इट इज इजी टू ट्रांसफर, बड़ी ही इजीली आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो। पहला है आप बाय हैंड डिलीवरी, आप किसी को अपने अपने हाथों से किसी को दे देते हो कि ये लो पकड़ो और ये प्रॉमिसरी नोट रखो अपने पास। दूसरा है बाय एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट मीन्स आप उस पर साइन कर रहे हो। आप जब बैंक पे अपने चेक पे साइन करते हो तो एक तो आप आगे चेक पे साइन करते हो, एक जब आपने किसी के नाम पे दिया है तो आप पीछे भी चेक पे साइन करके देते हो, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। और इसका ये है कि इसको अज्यूम करके चलते हैं कि ये जेन्युइन है, जिसके भी हाथ में ये डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइनली उसको, मतलब वो रियल में उसने कोई चीज बेची थी तो उसको पैसे मिले हैं। इट इज इन द एक्सचेंज फॉर अ रियल वैल्यू और रियल बिजनेस डील, अनलेस समवन प्रूव अदरवाइज। अब अंकिता ने कुछ चीज बेची थी तभी अमन ने उसको कुछ उसे कोई डॉक्यूमेंट दिया, प्रॉमिसरी नोट दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है। अगर उसने कुछ नहीं बेचा है, अगर वो प्रूव हो जाता है तो फिर केस लड़ सकते हैं। अदरवाइज ये अजम्पशन है कि अगर आपके पास अंकिता के पास प्रॉमिसरी नोट है या अमनदीप के पास प्रॉमिसरी नोट है तो वो अजम्पशन है कि वो उसने कुछ बेच के लिया है, उसने उसको कुछ बेचा था, उसके बिहाफ पे इसको ये प्रॉमिसरी नोट दिया गया है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। किसी की कोई डाउट? नो मैम। फोर्थ इज सुपर No, पावर। ma'am. हाँ जी बेटा, सुपर पावर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नॉर्मल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर बेटा आप वो चीज नहीं दे सकते जो आपकी है ही नहीं। अगर कोई चोरी की हो एक बाइसाइकिल किसी को बेच दे तो आप उसके लीगल ऑनर नहीं बन सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। अगर आपके पास प्रॉमिसरी नोट कहीं मिल गया गिरा हुआ तो आप उसकी ऑनर नहीं हो। हाँ, अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में मिला है, ठीक है, और आपको नहीं पता कि पीछे उसके साथ कोई फ्रॉड था, तो आप उसके लीगल ऑनर हो और आपने कुछ चीज बेची है उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब अमन ने अंजलि को प्रॉमिसरी नोट दिया, ठीक है। अंजलि ने आगे प्रॉमिसरी नोट अंकिता को दे दिया, ठीक। अब इन गुड फेथ अंकिता ने कुछ सामान बेचा था अंजलि को, ठीक है। अंकिता तो विश्वास है कि उसने गुड फेथ में लिया, ये प्रॉमिसरी नोट ठीक होगा। लेकिन अगर अमनदीप ने फ्रॉड किया है तो अंजलि अमनदीप पे केस कर सकती है, अंकिता से पैसे अंकिता कोई केस नहीं लड़े, अंजलि पे कोई केस नहीं होगा, सीधा अमनदीप पे केस होगा। क्लियर है? और अंकिता उस चीज की मालकिन रहेगी। अगर पीछे कोई फ्रॉड हुआ है तो जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसको नहीं पता है कि पीछे कोई फ्रॉड हुआ है बेटे, तो वो उसका लीगल ऑनर है। अगर आपकी वो चीज ही नहीं है और आपको प्रॉमिसरी नोट गिफ्ट में मिला है, ठीक है, तो आप उसके लीगल ऑनर हो ना हो वो फ्रॉड पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने चीज बेच के अपने प्रॉमिसरी नोट लिया है या बिल ऑफ एक्सचेंज लिया है तो आप उसके लीगल ऑनर हो, आपने उसको गुड फेथ में लिया है। इज इट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है बेटा? प्रॉमिसरी नोट मीन्स प्रॉमिस, एज आई मेंशन, इट इज अ साइंड written document where one person makes an unconditional promise to pay a fixed amount of money to another one. Amandeep promised that she will pay 5,000 rupees to Ankita. Fine. दो parties हैं, one is maker, Amandeep is the maker, and payee, the receiver, is the payee. Ankita is a receiver or the payee. अब ये जो लिखा हुआ है ये किसी करेंसी नोट पे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑन दी ओनली पेपर। करेंसी नोट का जो संविधान है वो सिर्फ आरबीआई एक्ट के अंदर आता है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं आएगा। क्लियर है? यस मैम।
So valid versus invalid promissory note. I promise to pay or order rupees 50,000. It is clear amount, specific pay है, unconditional है, तो इसलिए ये valid है. I acknowledge myself indebted to B for rupees 1 lakh to be paid on demand. मैं acknowledge कर रहा हूँ कि मैंने B को 1 लाख रुपए देने हैं on demand, तो clearly है, debt mentioned है, promise किया है कि जब वो demand करेगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए वापस दूंगा. ठीक. Third, I promise to pay rupees 20,000 in 7 days after my marriage with Helen. अब इसमें क्या है? Condition है, तो ये क्या है? It is invalid. I promise to pay rupees 50,000 on D death, provided D leaves me enough money. अब death तो certain है, ठीक है, उसमें condition नहीं है, लेकिन enough money का कोई गारंटी नहीं है, enough money कोई certain amount नहीं है, तो इसलिए ये भी invalid हुआ. Clear है? Yes, ma'am. Everyone? But just Yes, ma'am. Just give me a moment. I'll bring my bottle. The High Court laid down 4 must key elements in the promissory note. पहली, an unconditional promise to pay, a fixed sum of money payable to specific person, must be signed by the maker. आपने उस पे साइन करवाना है. ठीक है जी. क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. अब मैं आपके लिए Yes, केस, ma'am. रीड दैट केस प्लीज. ये सब अपने आप रीड करेंगे बेटा. मैं ओपनिंग, डोंट वरी. देखो विजिबल है? Yes, ma'am. हाँ, प्लीज रीड ऑल ऑफ यू. अभी मैं समझाऊंगी तब जब आपको कोई डाउट आएगा, उसके बीच में आप पढ़ो पहले खुद. विजिबल है सबको? पढ़ रहे हो बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस यू कैन से इस केस के बाद बहुत क्लियरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रोमिसरी नोट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे, कोई उसमें कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए. अमाउंट जो है पैसे का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए. किसी के नाम का पेमेंट होना चाहिए, उस पर्सन का नाम होना चाहिए उस पर, और जिसने बनाया है उसके साइन होने चाहिए. ठीक है जी. Yes, ma'am. बॉन्ड में क्या क्या है? Yes, ma'am. बॉन्ड में है आपने पे करना है,
अमाउंट पूरा का पूरा जरूरी नहीं है लिखा हो, किसी और नाम के किसको पेमेंट करनी उसका नाम होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, विटनेस के साइन होने चाहिए, एंड ये ऑर्डर और बियरर नहीं हो सकता। मींस किसी को ऑर्डर नहीं कर रहे कि ये किसी को पे कर दो। बॉन्ड इज अ बॉन्ड, मींस आप ही किसी को पे कर रहे हो। क्लियर है बॉन्ड और इसका डिफरेंस? मैम बॉन्ड द्वारा समझाए हो। बेटा बॉन्ड में एक तो अमाउंट जो है आप जो लिखते हो ना, भी पक्का 5,000 लिखा होगा, वो जरूरी नहीं है बॉन्ड में लिखी हो। ठीक है। तीसरी चीज, दूसरी जो डिफरेंस है दैट इज अटेस्टेशन बाय विटनेस। वहां पे कोई गवाह के साइन और चाहिए। ठीक है। प्रोमिसरी नोट में या बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ये कहते हो ना कि आप किसी और को भी ऑर्डर कर सकते हो कि तुम इसको पे कर देना। यस ठीक है। मैम, यस। बॉन्ड के केस में ये नहीं हो सकता। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज एन ऑर्डर। पार्टी ए इज गिविंग एन ऑर्डर टू पार्टी बी टू पे अस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू पार्टी सी. So there are 3 people in the bill of exchange: drawer, drawee or acceptor or payee. The person is making, drawer कौन है? जिसने ऑर्डर दिया है. So Amandeep is the giving an order to Anjali, is who's a drawer or acceptor, to pay to Ankita. Clear है? यस मैम। Yes, ma'am. What counts to be unconditional? अब डेथ जो है वो सर्टेन इवेंट है, वो वैलिड है। मैंने जैसे पिछले वाले केस में बताया था, हालांकि उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता लेकिन वो श्योर है, तो उसको हम अनसर्टेन या अनकंडीशनल नहीं कहेंगे। ठीक है। अगर हम सर्टेन सम की बात करते हैं तो उसमें फिक्स प्लस इंटरेस्ट आ जाता है। अगर आपने कोई फ्यूचर इंटरेस्ट लिखा है उसके अंदर तो वो भी काउंट होगा। उसके ऊपर प्लस आपका करेंसी एक्सचेंज रेट। अगर आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे प्रॉमिसरी नोट जा रहा है तो उसमें करेंसी एक्सचेंज के जो पैसे लगेंगे वो भी काउंट होंगे। और अगर आपने कोई मिस किया इंस्टॉलमेंट को, उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो वो भी चार्ज होगा। क्लियर है? यस मैम। अगर कोई जरा सी मिस्टेक है, मिसनेम हुआ है, मान लीजिए मैं अपने नाम में मुस्कान में डबल ए डालती हूँ, देयर इज समबडी हु राइट मुस्कान में सिंगल ए, MUSKAN, तो वो स्लाइट मिस्टेक है, उसकी वजह से जो बिल है वो इनवैलिड नहीं हो सकता, वो बिल वैलिड ही रहेगा। ठीक है। इसमें एक सिन्हा और विधु भूषण का केस आया था जिसमें क्लियर डायरेक्शन और ऑर्डर टू पे नहीं था। ठीक है। तो इसीलिए उसको बिल लीगल स्टैंडिंग नहीं दी गई एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देयर शुड बी अ वेरी क्लियर डायरेक्शन हु इज गोइंग टू पे टू होम, राइट, एंड जो पर्सन बी है जिसको कह रहे हैं कि तुमने पे करना है, उसने उसको एक्सेप्ट भी करना है। अगर ए ने ऑर्डर दिया है बी को तो बी मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट ना कि मैं हाँ पे पे कर दूंगा। ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तब भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. अब डिफरेंस क्या है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में? प्लीज एक बार पढ़ लो बेटा सब लोग, किसी की डाउट है तो बताना मुझे। ओके मैम। पढ़ लिया बेटे? यस मैम। सबने पढ़ लिया? ऑल ऑफ यू हैव रेड इट? Yes, ma'am. एनी डाउट? नो मैम। नो। व्हाट इज अ चेक? अब इसमें भी 3 पार्टीज हैं। ओनली द सेकंड पार्टी जो हमारी ड्रॉई है वो कौन है? इट इज ऑलवेज अ बैंक एंड इट इज ऑलवेज इमीडिएटली पेड ऑन द डिमांड।
As soon as party C go to the bank and ask for the money, the bank has to pay the money on demand itself only. ये नहीं कह सकते कि तुम कल आना मैं कल दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता चेक के केस में. ठीक है जी. तो चेक क्या है? ये भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है. ओनली थिंग इज इसमें ड्रॉई जो है बैंक है और ये इमीडिएटली पेड ऑन दी डिमांड है. अब 3 पार्टीज टू चेक मैंने बता दिया आपको. ड्रॉर जो एक्चुअल अकाउंट होल्डर है जिसने साइन करके दिया चेक को, ड्रॉई जो बैंक है जिस बैंक में आप पे कर रहे हो, और पे जिसको पैसा मिलेगा. आजकल जो है मॉडर्न चेक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक चेक्स आ गए हैं, ट्रंकेटेड चेक्स आ गए हैं. इलेक्ट्रॉनिक तो है कि सारा जो चेक है वो डिजिटल बना है, कोई फिजिकल पेपर आया ही नहीं. ठीक है. ट्रंकेटेड चेक क्या है बेटा? आप फिजिकल पेपर चेक देते हो, बैंक पे डिपॉजिट करते हो, लेकिन जो बैंकर है ना, दूसरे बैंक से पैसे निकालने हैं मान लो आपने, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे बैंक से अगर अपने पैसे निकालने हैं, दूसरे बैंक के ट्रांसफर करने हैं, तो वो फिजिकल पेपर नहीं भरेगा, वो उसकी पिक्चर भेजेगा उसको क्लीयरिंग हाउस में, जो कि रिकॉग्नाइज रन कर रही है आरबीआई सेटलमेंट करने के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अमनदीप का जो अकाउंट है वो है एसबीआई में. ठीक है. और अंकिता का जो अकाउंट है वो है एचडीएफसी में. ठीक है. अब अंकिता को चेक मिला एसबीआई का, क्योंकि अमनदीप का जो चेक है बैंक अकाउंट है एसबीआई में है. अब उसने क्या किया, पर उसका अकाउंट तो अंकिता का एचडीएफसी में है. अब उसने वो चेक लगाया. ठीक है. अब जब एसबीआई के अकाउंट से पैसे आने ना, तो एचडीएफसी वालों ने क्या किया, एचडीएफसी में उसने अपना चेक लगा दिया कि मेरे अकाउंट में पैसे आने हैं. ठीक है. अब एचडीएफसी वाले क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली वो फिजिकल पेपर के चेक को नहीं भेजेंगे, वो उसकी फोटो खींच के एसबीआई बैंक में भेजेंगे, ताकि वो क्लियरेंस हो जाए, वो अकाउंट जो है पैसे जो है एसबीआई से ट्रांसफर होके एचडीएफसी बैंक अकाउंट ऑफ अंकिता में आ जाएंगे. इज इट क्लियर? यस मैम. किसी को कोई डाउट बेटा? एनीवन एनी डाउट बच्चे? नो मैम. दिलप्रीत, मैम अंकिता? ਅਸੀਂ हाँ जी बेटा. ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਐਸਬੀਆਈ ਮੈਮ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ अगर ਬੈਂਕ वो ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ नाम ਤੇ लिखा होया बेटे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ डायरेक्टली जा सकते हो. ठीक है. अगर वो अकाउंट पे ही किया है, वो मैं भी आपको बताऊंगी अकाउंट पे ही क्या होता है, तो फिर आपको आपके अकाउंट में ही पैसे आएंगे. ਓਕੇ ਮੈਮ. ठीक है. Now please read the difference between promissory note and bill of exchange, and let me know if you have any doubts. Any doubt? Anyone any doubt? Shall we move ahead? मैम फोर्थ पॉइंट क्लियर करियो. Who is liable to pay? प्रॉमिसरी नोट में अमनदीप ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको पे करूंगी, तो कौन लाइबल है पे करने का? अमनदीप. अमनदीप. ठीक है. अब सेकंड केस में बिल ऑफ एक्सचेंज में अमनदीप ने बैंक को बोला या फिर अंकिता को बोला. ठीक है. किसी को भी बोला. अब सेकंड जो अमनदीप की सेकेंडरी लाइबिलिटी है, मेन लाइबिलिटी किसकी है? ड्रॉय की है. या तो बैंक देगा पैसे जिसको ऑर्डर दिया है, या अगर केस में बिल ऑफ एक्सचेंज में है तो अंकिता को बोला है तो अंकिता पे करेगी. तो लाइबिलिटी किसकी है? अंकिता की या बैंक की? सेकेंडरी लाइबिलिटी है जो है वो है अमनदीप की. क्लियर है? यस मैम. चलिए आगे. यस यस मैम. मैम. Read the difference between promissory note and check and ask if there is any doubt.
एनी डाउट? मैम 5th पॉइंट क्लियर करें। You can not write a promissory note to myself means मैं अपने आप को प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं अपने आप को 10,000 दूंगी, नहीं दे सकते, है ना। बट चेक आप अपने सेल्फ का नाम का चेक काट सकते हो। अगर आपको बैंक से जाके खुद को पैसे निकालने हैं, ठीक है, विड्रॉ करने और ज़्यादा अमाउंट है, तो आप अपने नाम का चेक सेल्फ लिख के जाके विड्रॉ कर सकते हो अपने पैसे। यस मैम। क्लियर? चलिए आगे। यस मैम। हाँ जी, कंटिन्यू प्लीज। एनी डाउट? नो मैम। No, नेक्स्ट ma'am. प्लीज। एनी डाउट बेटा? मैम। Shall we move ahead? एनी डाउट बेटा? मैम फर्स्ट पॉइंट क्लियर करें हो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट यस मैम। बेटा, सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी मींस आप सिविल का मतलब होता है डिस्प्यूट जो प्राइवेट डिसएग्रीमेंट है। क्रिमिनल जो है वो जो लॉ और गवर्नमेंट और स्टेट करती है। तो अगर डिफॉल्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट केस कर रहा है, लेकिन अगर चेक बाउंस होता है तो ये क्या है, बैंकर जो है, गवर्नमेंट जो है वो केस कर रही है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, क्राइम के अगेंस्ट। क्लियर है? यस मैम। एनी अदर डाउट? चले आगे। यस मैम। Yes, ma'am. की पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने बता दिया आपको। ड्रॉर, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मीन्स अ बैकअप पर्सन। ठीक है, ये मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी बैकअप पर्सन क्या होता है। इफ द मेन ड्रॉई रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट और पे द बिल, द ड्रॉर राइट्स द नेम ऑफ दिस बैकअप पर्सन टू अप्रोच इंस्टेड। अगर अंकिता मना कर रही है और ड्रॉर को डाउट है कि अंकिता नहीं देगी, तो उसने साथ के साथ पीछे एक और नाम बैकअप का लिख दिया कि तुम जो है पैसे दविंदर से ले लेना। दैट इज कॉल्ड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ठीक है। एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा। एक्सेप्टर फॉर ऑनर किसी की रेपुटेशन बचाने के चक्कर में हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं यार तुम मत लिख, मैं इसकी जगह पे कर दूंगा, मैं इसका फ्रेंड हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, मैं इसका भाई हूँ, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर फॉर दी ऑनर। एंड पेई जिसको पैसे मिलने हैं। क्लियर है? यस मैम। होल्डर वर्सेस होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये क्या है? होल्डर मींस जो होल्ड कर रहा है डॉक्यूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स भी होल्ड कर रहा है डॉक्यूमेंट, लेकिन उसको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं, प्रोटेक्शन दी गई है। क्यों दी गई हैं वो हम आगे बात करते हैं। अभी पहले पढ़ो होल्डर क्या है।
Holder is someone who has a physical possession of the document in their legal name. मेरे पास पोजेशन है, मेरे नाम से है, तो मैं लीगल राइट हूं, मेरे को पैसा मिलेगा। अब किसी और को चलते फिरते को चेक मिल गया गुमा हुआ स्ट्रीट पे, कोई चोर था, कोई पर्सन था, तो वो उसका होल्डर नहीं बना। He has no legal right to collect the money. They are not the holders. ठीक है। लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है बेटा, तो उस केस में क्या है, 3 स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। गिव कंसिडरेशन मींस होल्डर के पास इसलिए वो आया है क्योंकि उसने इसके बदले में कुछ दिया था, ये कोई फ्री गिफ्ट नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज आया है या प्रॉमिसरी नोट आया है या चेक आया है, तो ए ने बी को कुछ बेचा है, इसलिए ए के हाथ में प्रॉमिसरी नोट है, तो उसने कुछ ना कुछ दिया है उसको, और उसको मिला है बिफोर ड्यू डेट। मतलब अगर ये 20 अगस्त को मैच्योरिटी डेट है, तो 20 अगस्त से पहले पहले ही होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में है। ये नहीं कि वो 21 अगस्त को जाके जा रहा है कि ये तो मेरे नाम से था ना। तो बिफोर मैच्योरिटी इट शुड बी इन द हैंड ऑफ द होल्डर। थर्ड, इन गुड फेथ, उसको नहीं पता कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे पहले कोई फ्रॉड हुआ है, इस प्रॉमिसरी नोट पे पहले कोई फ्रॉडरी एलिमेंट है, ठीक है, ये चेक जो है वो फ्रॉड है, उसको कुछ नहीं पता। तो HDIC जो है वो सुपर होल्डर है, वो उसका केस लड़ सकता है अपने प्रीवियस ओनर पे ऊपर। क्लियर है? यस मैम। आप कंपैरिजन पढ़ो जरा होल्डर वर्सेस होल्डर इन ड्यू कोर्स का। अब देखो, पहले तो ये देखो, एग्जांपल देखो। एक बर्थडे गिफ्ट मिला है तो आप होल्डर हो, ठीक है, लेकिन आपने लैपटॉप बेच के अगर कोई चेक मिला है तो आप क्या होगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्लियर है? फ्री गिफ्ट में आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकते हो। अगर आपको गिफ्ट में चेक मिला है और चेक बाउंस हो गया है तो आप केस नहीं लड़ सकते हो, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आप बी के अगेंस्ट केस लड़ सकते हो। ठीक है जी? यस मैम। अब इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लो फटाफट से, किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट बेटा? नो मैम। What is payment in due course? Means making a payment strictly by the book. When a bank or debtor pays money following this standard, they are completely cleared of any future legal liability. आपने गुड फेथ में पैसे दिए हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई टेम्परिंग नहीं की गई, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, कोई सस्पेक्ट थेफ्ट नहीं है, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। रीड द एग्जाम्पल प्लीज। पढ़ा एग्जाम्पल? मृदुल, मृदुल, आर यू हेयर? बेटा ऐसे तो आप लोग सो जाओगे। मनप्रीत, मनप्रीत,
See, I'll talk to sir. I think now we need to have a open up cameras class only. Otherwise, you don't listen. Meenakshi. Ankita. Yes, ma'am. I'm reading. Is it clear? Any doubt? No doubt, ma'am. Anjali. Anjali. Varinder. Shall we move ahead? Yes, ma'am. Types of instrument explained means inland instrument, which is domestic instrument, but it is drawn and made in India only. So it is payable only in India and drawn on the person living in India only. That is called the inland instrument. Foreign instrument, an instrument that is not the inland instrument, a bill drawn in the London, payable in New York, or drawn in India or payable in France or any other country. That is called the foreign instrument. Ambiguous instrument, where the document written is so vaguely you cannot clarify is it a promissory note or is a bill of exchange. So the person holding it have to choose whether they want to treat it as a promissory note or bill of exchange. If he choose promissory note, it will stay it with permanently as a promissory note only. If he says he accepted as a bill of exchange, so permanently that will remain it as a bill of exchange throughout the life. Clear? Yes, ma'am. Instrument payable on demand. All the checks are always payable on demand. ठीक है जी. An instrument where the money must be paid immediately whenever asked for, जिਵੇਂ कि checks है. Promissory note and bill of exchange, जहाँ पे कोई specific due date नहीं लिखी हुई, तो वो क्या होंगे? It should be payable on the demand. Clear? Yes, ma'am. Inchoate stamped instrument. इनकोएट मीन्स आपने बीच में फिलिंग दी ब्लैंक्स भर के डॉक्यूमेंट दे दिया है किसी को. अब जो होल्डर है वो अपनी मर्जी से वो फिलिंग दी ब्लैंक्स को फिल कर सकता है. अब ये साइनर के लिए डेंजर है, बट ऐसा होता है कई बार. आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हो, है ना, खाली चेक दे देते हो, या आपने स्टैम्प पेपर पे साइन करके लिख दिया, बीच बीच में से लिख दिया कि आप रकम भर दो या आप डेट भर दो. ठीक है, आप भर सकते हो, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है वो कितनी लिमिट तक होगा? जितने की उस पर स्टैंप लगी हुई है. अगर उसमें आपने 50,000 रख दिया और उस पर स्टैंप लगा दिया आपने 200 रुपए वाली, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा. क्लियर है? यस मैम. ठीक है, अब इस केस में ये बताते हैं नॉर्मल होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स है. नॉर्मल होल्डर को, अगर नॉर्मल होल्डर है तो वो वही क्लेम कर सकता है जो आपस में पार्टीज ने एग्री किया था, कितना अमाउंट कितनी डेट को हम देंगे. होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर वो है, ठीक है, तो उस पर जितनी स्टैंप की लीगल लिमिट लिखी हुई है तो वो कोई भी पैसे भर सकता है. अगर वो 2000 का स्टैंप पेपर है और वो 10,000 तक वैलिड है, ठीक है, तो वो 10,000 रुपए भी ले सकता है, जबकि वो उसने आपको 2000 का सामान ही बेचा था, लेकिन आपने फिल इन दी ब्लैंक्स भर के दिया उसको, आपने खुद बोला उसको भरने के लिए. अब होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो वो क्लेम कर सकता है आपसे. क्लियर है जी? यस मैम. किसी को कोई डाउट है जी? नो मैम. प्लीज रीड दिस. नो मैम. यहाँ तक क्लियर है सबको? चले आगे. नेक्स्ट इज मेच्योरिटी. मेच्योरिटी क्या है? आप किस दिन पे पैसे लीगली एक्सेप्ट करने जा रहे हो, आपको पैसा मिलेगा. तो जो ड्यू डेट लिखी है वो,
प्लस 3 दिन का जो है ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसको रियल मैच्योरिटी डेट बोला जाता है। ठीक, चेक पे ऐसा नहीं होता, ये लागू है सिर्फ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे। चेक पे जो डेट लिखी हुई है उस दिन होगा, या फिर ऑन डिमांड होगा, जिस दिन आप गए हो उसी दिन आपको बैंक जो है क्लियर करके देगा चेक। ठीक, 3 days of grace rule in alter commercial trade, people trade a short buffer to arrange physical funds। कोई बार लगता था कि पैसा अरेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए 3 दिन एक्स्ट्रा डेज मिले थे। It applies to the promissory note and bills of exchange. As I told you, it does not apply to the check and on demand at site। अगर आपके promissory note पे on demand लिखा है, फिर ये लागू नहीं होगा 3 दिन का ग्रेस रूल, तो आपको उसी दिन पैसे देने पड़ेंगे। अगर उस पर कोई ड्यू डेट लिखी हुई है 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, कुछ भी डेट लिखी हुई है, तो उसमें आप 3 दिन ऐड कर सकते हो और फिर उसको आप पे कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। मैच्योरिटी कैलकुलेट कैसे होती है बेटा, प्लीज ऑल ऑफ यू रीड दिस एग्जांपल। मैं नहीं बताऊंगी, आप पढ़ोगे अपने आप, सबके सब पढ़ेंगे। ओके मैम। सेम डेट रूल, किसी को डाउट है प्लीज पूछिएगा। शॉर्ट मंथ एंड मिसिंग डे रूल। क्लियर है बेटे? एनी डाउट? नो मैम। मैम पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो? No, पढ़ लो ma'am. प्लीज, प्लीज रीड प्लीज। Ma'am, हो गया clear? हो गया पढ़ बेटा? लिया। एनी Yes, डाउट बेटा? ma'am. किसी की डाउट है No. कोई? No, ma'am. Starting point of the calculation. Depending on how the instrument is worded, the month counter starts on the after date. Date written on the document, उसके बाद आपका जो शुरू होता है डॉक्यूमेंट का, आपका जो मतलब आप कह सकते हो कि आप केस कर सकते हैं। आफ्टर साइट डेट, जब ड्रॉई ने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस दिन आपको पैसे दूंगा, तो वो भी आपका तब भी डेट कैलकुलेट हो सकती है। या फिर डेट जब आपका कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया, अराइवल ऑफ शिप, तब आ गया, उसके बाद डेट काउंट होनी शुरू हो जाती है। इस हिसाब से आप महीना और ये डेट्स काउंट करते हैं। ठीक है जी, प्लीज रीड दिस, एक बार देख लो। ओके मैम। वैसे आई विल शेयर द पीपीटी ऑल्सो, बट एक बार पढ़ लो बेटे, किसी को डाउट है तो पूछ लो। Shall we move? Yes. Yes, ma'am. So what is crossing a check and why do we do it? क्रॉसिंग चेक बड़े लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चों ने, बच्चे देखा है कभी चेक? आजकल तो बच्चे बहुत एडवांस है, हमारे टाइम में इतनी नॉलेज नहीं होती थी हम लोगों को। एनी आइडिया व्हाट इज क्रॉसिंग ऑफ द चेक? Ma'am, check ਦੇ ਉੱਤੇ 2 lines ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, parallel lines. वेरी गुड अंकिता, यस। सो 2 पैरेलल लाइंस हम कॉर्नर पे ऐसे साइड पे लगा देते हैं हर एक चेक के ऊपर। फाइन, दैट इज कॉल्ड दी, फॉर एग्जांपल आई शो यू द, ये आपका चेक है, ठीक है, जस्ट एग्जामिन दिस चेक
और आपने यहाँ पे ये 2 लाइंस लगा दी है, सबको विजिबल है? यस मैम। So that is called the Yes, ma'am. crossing of check. ठीक है, ताकि ये चेक जो है किसी और को हैंडओवर ना हो जाए। ये जो पैसा है किस लिए कहाँ जाएगा? सीधा अकाउंट पेई के हाथ में, ड्रॉई के हाथ में, पेई के कैश अकाउंट, सॉरी अकाउंट में, हाथ में नहीं, उसमें उसके बैंक अकाउंट में। कि ये ड्रॉर ने, अमनदीप ने बैंक को बोला कि अंकिता को कैश में पैसे नहीं देने, ठीक है, अंकिता के अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं। दैट इज व्हाई वी आर क्रॉसिंग द चेक। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। 2 तरह की क्रॉसिंग होती है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग मींस आप किसी भी बैंक अकाउंट में उसके डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उसके कुछ स्पेसिफिक अकाउंट बैंक अकाउंट में आए, HDFC बैंक अकाउंट में आए, तो आप उस बैंक अकाउंट का नाम लिखोगे। SBI वाले जिसके पास SBI का अकाउंट है और वो कह रहा है कि HDFC में ही पैसे आए, तो ऊपर वो लिख के भेजेंगे कि इसके सिर्फ इसी HDFC बैंक अकाउंट में ही पैसे जाने चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। क्लियर? यस मैम। Please read it. 2 parallel slanting lines drawn across the corner face of the check. ठीक है, and they are not negotiable. They will never give the cash over the counter. Special crossing में आपने, मैंने जैसे बताया, यहाँ पे PNB का एग्जांपल दिया है। Maybe it could be HDFC, maybe it could be ICICI. Whatever the bank the drawer want, they can write it. Who can cross a check? जो जिसने ड्रॉ करा है वो भी चेक क्रॉस कर सकता है। जो होल्डर है अपनी सिक्योरिटी के लिए कि मेरे से गुम ना हो जाए चेक, तो वो भी क्रॉस कर सकता है, चाहे जर्नल चाहे स्पेशल, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने नॉट नेगोशिएबल लिख दिया है, you cannot add the words not negotiable to any crossed check. आप उस पर नॉट नेगोशिएबल नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बैंक के पास स्पेशल क्रॉसिंग है, बैंक भी उस चेक पे क्रॉस कर सकता है। बैंक भी अगर क्रॉसिंग चेक करना बनाना चाहे तो उसको क्रॉस चेक करा सकता है। पेमेंट रूल क्या है? पेमेंट रूल है स्ट्रिक्ट डिलीवरी, अ जनरल क्रॉस चेक टू बी पेड ओनली टू द बैंक, स्पेशल क्रॉस चेक मस्ट बी पेड ओनली टू द नेम्ड बैंक। जनरल क्रॉस चेक किसी भी बैंक में आएगा, स्पेशल जो है उसी नेम बैंक के अंदर आएगा। अगर 2 बैंकों में कंफ्लिक्ट है, इफ द चेक इज क्रॉस स्पेशली टू 2 डिफरेंट बैंक नेम, उस पे PNB भी लिखा है, SBI भी लिखा है, तो जो पेई बैंक है वो रिजेक्ट कर देगा चेक को, वो कहेगा मैं नहीं दूंगा पैसे। इस पे क्लियर इंस्ट्रक्शन लिख के आओ कि कौन से बैंक में देने हैं पैसे। बैंक प्रोटेक्शन, अगर बैंकर जो है पे कर देता है क्रॉस चेक को स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड गुड फेथ, तो बैंकर एंड ड्रॉर आर लीगली सेफ एंड डिस्चार्ज। अगर आपने गुड फेथ में किसी को पैसे दिए हैं और आपका चेक वैलिड था, बैंकर ने चेक कर लिया था, तो बैंकर के ऊपर केस नहीं हो सकता है। अगर बैंक ने एक नेग्लिजेंस दिखाई है, उसने क्रॉसिंग वाले चेक में कैश दे दिया है या कोई और गलती कर दी है, उसने वैलिडेट नहीं किया चेक को, तो पेनल्टी जो है बैंक को पे करनी पड़ सकती है। क्लियर है? यस मैम। किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? अभी आपकी क्लास है नेक्स्ट बेटा? क्लास है आप लोगों की? 6:30 पे क्लास है? यस मैम। ओके, ठीक है, देन विल सी यू टुमारो सेम टाइमिंग। फाइन? थैंक यू मैम। Anyone any Okay. doubt? We will have a test tomorrow definitely.
Please, all of you are requested to have a reading of Sales of Goods Act, and I'll definitely ask few questions to every one of you. Fine? Okay, ma'am. All right. Thank you. See you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Have a great day. Bye-bye.